Hello students, welcome to Shalom Education Classes Part 3 of Rise of British Rule in India, GSEB Board Standard 9 SS. Today let us know about Battle of Plassey. सिराजुद्दौला was ruling over Bengal. आपको पता है कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंसेस था तब ना, और यहाँ पे जो नवाब रूल करते थे उनका नाम था सिराजुद्दौला. ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन स्टेट. उनका जो नेचर था ना बहुत फोर्सफुल था, इसीलिए उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे उनके स्टेट में यानी बंगाल में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब. अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको पता है, वहाँ पे ट्रेड सेंटर बना चुके थे, तो उन्होंने फोर्ट्स बनाया ट्रेड सेंटर के आसपास, और उन्होंने बिल्कुल भी परमिशन नहीं लिया था नवाब से. और क्यों बना रहे थे वो फोर्ट? ताकि वो अपने आप को सिक्योर रख सके, इस रीज़न की वजह से. बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस. अब जब पता चला सिराजुद्दौला को कि उन्होंने ऐसा फोर्ट्स बनाया है अपने ट्रेड सेंटर के आसपास में, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, यानी उसको गिरा दिया. When this news reached Madras or Chennai, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. अब ये जो न्यूज़ की जो सिराजुद्दौला है उन्होंने क्या किया कि फोर्ट को गिरा दिया है, ये न्यूज़ पहुंचा मद्रास, चेन्नई, और वहाँ से एक आर्मी, स्मॉल आर्मी, कंपनी का एक स्मॉल आर्मी आया जो कि रॉबर्ट क्लाइव उसे क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे. वो यहाँ बंगाल पहुँचे ताकि वो कोलकाता ट्रेड सेंटर को क्या कर सके, हेल्प कर सके. इन स्पाइट ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रियलाइज़ किया था कि जो नवाब हैं सिराजुद्दौला की आर्मी को ईजिली क्या नहीं कर सकते, डिफीट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग थे. सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रेचरी. तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि वो विश्वासघात करते हैं, राइट. तो अ कॉन्स्पिरेसी वाज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमित चंद वर कॉक्स टू ज्वाइन. अब ये कॉन्स्पिरेसी यानी इस प्लॉट में क्या किया इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, जो नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफ़र, और वहाँ के जो बहुत ही ज़्यादा एक रिच पर्सन थे अमित चंद, उन दोनों को अपने कंट्रोल में ले लिया था. यस, ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज़ अननेसेसरली हैरेसिंग द पीपल, अ वॉर वॉज डिक्लेयर एट अ ग्राउंड नियर अ विलेज नेम प्लेसी. अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, उन्होंने क्या किया कि एक वॉर डिक्लेयर किया. यस, क्या कहते हुए कि ये जो नवाब है वो अपने लोगों को क्या करते हैं, परेशानी में डालते हैं, या अननेसेसरली क्या करते हैं, परेशान करते हैं. इस रीज़न से एक वॉर डिक्लेयर किया गया था. ये वॉर कहाँ पे डिक्लेयर हुआ था? प्लेसी के ग्राउंड पे, इसीलिए इसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लेसी. तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 AD. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. The battlefield of Plassey is situated 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. और ये जो बैटल हुआ था, जो फील्ड पे हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी, तो ये 38 किलोमीटर है फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस्ट द बैटल. और जो प्लान किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसके अनुसार मीर जाफर उनके साइड पे थे ना, तो उन्होंने कुछ किया नहीं होगा, तो इसी तरह से वो बैटल को लूज़ किए, और इस तरह से सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड. तो हार गए थे सिराजुद्दौला. ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव ट्रेचरी द बैटल ऑफ प्लेसी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे. और रॉबर्ट क्लाइव इतने ज़्यादा टैक्टफुल थे कि उनके प्लानिंग की वजह से बैटल प्लेसी बहुत ज़्यादा नहीं चला, सिर्फ आधे दिन का ही था वो बैटल. द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास. तो ये जो बंगाल का जो ये रीजन है 24 परगनास, इसके ऊपर डायरेक्टली इनको कंट्रोल मिल गया ब्रिटिशर्स को. इसके वजह से मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. और मीर जाफ़र जो कि इनके साइड में आ चुके थे, ब्रिटिशर्स के साइड में, इनको बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल इन द प्लेस ऑफ सिराजुद्दौला. Thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. और इस तरह से कंपनी का जो रूल का फाउंडेशन है रखा गया
इंडिया में बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी, उसमें वो लोग विन कर गए थे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी बैटल ऑफ बक्सर। The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफ़र को बना दिया था नवाब, और अलग अलग रीज़न की वजह से उनके पास से बहुत सारे पैसे लूट रहे थे। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जाफ़र एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। और ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, बहुत ग्रीडी थे और उनको बहुत ज़्यादा पावर गेन करना था। इसकी वजह से अपने इतना पावर दिखाने की वजह से वो उन्होंने मैनेज कर पाए कि वो मीर जाफ़र को नवाब के पद से उतार के मीर कासिम को बना दे नवाब। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफ़र एंड दस बिकेम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। अब जब उन्होंने सोचा कि मीर जाफ़र को निकाल के मीर कासिम को रखेंगे तो और उनको बेनिफिट होगा, पर मीर कासिम कैसे थे, और भी ज़्यादा वो अपने रीजन के लिए काम करते थे ना, वो एम्बिशियस थे, और ये बन चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा डर का कारण हो चुका था, एक थ्रेट था। मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफ़र वॉज अगेन मेड द नवाब। अब मीर कासिम को उन्होंने डिथ्रोन किया और फिर से मीर जाफ़र को क्या बना दिया, नवाब। अब ये जो मीर कासिम थे, इनको किसका सहारा लेना पड़ा, नवाब ऑफ अवध। ये चले गए अवध, ओके। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध, और इसी टाइम पे वहाँ पे मुगल एम्परर भी थे, शाह आलम। सो ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड दस डिक्लेयर्ड अ वॉर। अब ये तीन कौन थे, एक तो मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम। इन तीनों ने क्या किया, हाथ मिलाया और उन्होंने चाहा कि ये कंपनी के अगेंस्ट वो लोग यूनाइटेडली क्या कर सके, एक वॉर डिक्लेयर कर सके। तो ये वॉर हुआ कहाँ था, एट बक्सर। द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी। तो बक्सर में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी फाइट, दे फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी। यूनाइटेड आर्मी कौन है, मैंने बताया आपको। कब हुआ था ये वॉर, 22 अक्टूबर 1764, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। यानी कि जो मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम मुगल एम्परर थे, उनको क्या मिला, यहाँ पे हार मिला। Thus the company got the दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जैसे ही बक्सर का जो बैटल है उसको जीते, डायरेक्टली कंपनी को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था ये जो राइट है, इसको बोलते हैं दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट डायरेक्टली मिल गया था। कहाँ से, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बिग प्रोविंस था तब। इस तरह से ये जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने कंपनी रूल को एक्सपांड करना चाह रहे थे, द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट निकाला, यानी एक लॉ निकाला है ना, एक व्यवस्था निकाला 1773 में, जिसके अनुसार जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको डायरेक्टली क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो भी ट्रेड या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते थे कंपनी के, डायरेक्ट उनके कंट्रोल में आ चुका था। द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल्स वेर ब्रॉट अंडर हिम। तो अलग अलग जो प्रोविंसेस के भी जो गवर्नर थे, डायरेक्टली किसके अंडर आ जाते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल बन चुके थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर वॉज विद हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज विज्ड। अब इनके टाइम में दो वॉर हुआ था, एक तो मराठा के साथ में फर्स्ट मराठा वॉर और एक मैसूर के साथ में सेकेंड मैसूर वॉर। और ये जब सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था वो किसके अगेंस्ट हुआ था, हैदर अली ऑफ मैसूर। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियसली। आपको पता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो मराठास के अगेंस्ट और मैसूर के अगेंस्ट वो लोग क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। तो उनके लिए सस्टेन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका था, क्योंकि दोनों ही पावर को वो साइमल्टेनियसली क्या नहीं कर पा रहे थे, फेस नहीं कर पा रहे थे। अब वॉरेन हेस्टिंग के बाद में आए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। अब जब कॉर्नवालिस आ गए गवर्नर जनरल बन के, तो
मैसूर के साथ में वॉर हुआ, जिसको बोलते हैं थर्ड मैसूर वॉर, और ये किसके साथ में हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ में। टीपू सुल्तान को हम लोग फेमसली कैसे जानते हैं? हम लोग जानते हैं टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम्स टू डिफीट द टीपू सुल्तान। अब ये जो कंपनी है उनको पता था कि वो टीपू सुल्तान को हरा नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने किसको बहुत ज़्यादा अपने साइड में लिया, मराठास को और निज़ाम्स को, ताकि वो लोग टीपू सुल्तान को क्या कर सके, हरा सके। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। अब ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे लोग साथ में मिल गए तो टीपू सुल्तान उसे क्या नहीं कर पाए, मतलब उनको एक्सेप्ट, टीपू सुल्तान कुछ कर नहीं पाए और उनको क्या करना पड़ा कि ये जो ट्रीटी बना था उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ा। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल। अब कॉर्नवालिस के बाद में कौन बने गवर्नर जनरल? सर जॉन शोर। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइंड एंड मराठा बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब ये जो सर जॉन शोर थे ना, इन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, रिजिड थे, जिसकी वजह से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका नाम गिर रहा था और मराठा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो उसके बाद में किसको चांस मिला गवर्नर जनरल बनने के लिए? जॉन शोर के बाद में वेलेस्ली। तो वेलेस्ली के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जो नाम गिरा था ना उसको वापस वो क्या करें, मेंटेन कर सके। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, और इसके वजह से एक सिस्टम क्रिएट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स adopted under these are as follows. Thank you for watching my video. We'll meet in the next video.